ये उठता है कि क्या किसी जज पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है? अगर हाँ, तो इसके लिए क्या प्रावधान है और किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग कैसे चलाया जाता है? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस वर्मा कैश कांड में क्या अब होगी पुलिस की एंट्री? क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में छिपा है एफआईआर का राज? ये सवाल इसलिए क्योंकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। बल्कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन भी लगातार कुछ ऐसी ही मांग कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या जजों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है भी या नहीं। इस मामले को समझने के लिए हमें लौटना होगा आज से 34 साल पहले, जब साल 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लकीर खींच दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के वीरास्वामी मामले में एक अहम फैसला दिया था। उस फैसले में एक टिप्पणी भी की थी। तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ पद पर रहते हुए कोई आरोप लगता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के तहत लोक सेवक हैं और इस कानून के तहत उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पूर्व अनुमति के बिना हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आईपीसी की धारा 154 के तहत कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जा सकता। तब सर्वोच्च अदालत ने एक टिप्पणी और भी की थी और कहा था कि राष्ट्रपति भी एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ चीफ जस्टिस की सलाह पर ही ऐसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी कैश कांड में घिरे जस्टिस वर्मा पर भी लागू होती है। यानी जस्टिस वर्मा के खिलाफ तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी इजाजत नहीं दे देते। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 1991 के जस्टिस वीरास्वामी मामला था क्या। हाईकोर्ट के एक पूर्व जज के वीरास्वामी के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी। साल 1976 में उनके रिटायरमेंट से 1.5 महीने पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 1977 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप पत्र भी दायर हुआ था। तब जस्टिस के वीरास्वामी ने दलील दी कि 1947 के कानून के प्रावधान हाईकोर्ट के जजों पर लागू नहीं होते। एक दलील यह भी थी कि किसी जज को हटाने की शक्ति सिर्फ संसद के दोनों सदनों को ही है। इसके बाद से ही जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सीजेआई की राय जरूरी हो गई। हालांकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, उस वक्त जजों के खिलाफ आरोपों से निपटने के लिए कोई इन हाउस प्रक्रिया लागू नहीं थी, जैसे कि आज की तारीख में है और जैसे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ शुरू किया गया है। अब आते हैं महाभियोग के सवाल पर। क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? अगर हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दर्ज है। इस अनुच्छेद में जिक्र है कि किसी जज को कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया के लेवल को भी काफी हाई रखा गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को संसद के 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। आरोपों की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन होता है। फिर प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में बहस होती है। प्रस्ताव को पास करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं।
फिलहाल जस्टिस वर्मा के मामले में न तो एफआईआर दर्ज करने को लेकर किसी तरह से कोई प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही महाभियोग को लेकर यानी गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पाले में है और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।